मेरी प्यारी ताई जी, इसे रोको, मैं उसे अच्छी खबर देना चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ा लेकिन ताई जान भी घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसने गुरनी को एक तरफ धकेल दिया और उसका चेहरा अंगारे की तरह चमक उठा। जो ताबीज तुमने पहना हुआ है, यदि वह तुम्हारे गले में न होता तो तुम्हें ऐसी सीख मिलती कि मरने के बाद भी तुम्हें याद रहती। आपके पूरे शरीर पर कोड़ दिखाई देगा और ताहिरा खानम कोड़ को आग लगा देगी। आप जीवन भर इस अग्नि की पीड़ा को अपने शरीर में महसूस करते रहे। ताई जान के इन शब्दों पर मैंने पहली बार अपने गले में पड़े ताबीज के बारे में सोचा। मुर्शिद की कब्र से मुझे ये ताबीज मिला और कैसर खान ने इसे मेरे गले में डाल दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ताबीज इस तरह मेरी रक्षा करेगा। लेकिन प्रिय, मैं ये सब आपके इशारे पर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ताई जान अपनी सीट से नीचे कूदी और बोली, पीछे हटो और बहुत चालाक बनने की कोशिश मत करो। ताहिरा खानम बहुत जल्द आपको और आपके हमदर्दों को जवाब देगी और आप जल्द ही समझ जाएंगे कि ताहिरा खानम की दुश्मनी क्या है। लेकिन मैं आपका दोस्त हूँ और मुझे अभी भी आपसे कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। गरीब चौधरी इरफान की हत्या और मुर्शिद की मौत और मेरे पिता की मौत के बीच क्या संबंध है? ताहिरा खानम छल रही, मैं कहती हूँ कि पीछे हटो और बाहर निकलो वरना तुम्हें नुकसान होगा, ताई जान ने कहा और फिर अचानक उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। सफ़ेद सांप तुरंत तितर बितर हो गए और ऐसे दौड़े जैसे उन पर आग बरसाई गई हो। गुरनी अंधे की तरह दौड़ी और एक दीवार से टकराकर उसमें फंस गई। उनके सिर के साथ यही हुआ। जैसे ही रोशनी चली गई, बेसमेंट में घोर अंधेरा था और कुछ पलों के बाद मुझे एहसास हुआ कि वहां कोई मानव जीवन मौजूद नहीं था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और गहरी सांसें लेता रहा। मेरा दिल और दिमाग थर थर कांप रहा था। मन में बहुत सी बातें आ रही थीं, लेकिन अब उस तहखाने में खड़े होने का कोई मतलब नहीं था। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मैं वापस चला गया और कुछ देर बाद बाहर आया। कार से कुछ दूर एक जगह कैसर खां संतुष्ट होकर बैठ गया। मुझे देखकर वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और मेरे करीब आकर बोला, क्या हम वापस चलें सर? हाँ, मैंने कैसर खान के बगल वाली सीट का दरवाजा खोला और बैठ गया। मैंने ताई जान की कार को देखा और वह उसी तरह खड़ी थी। कैसर खान ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे आगे बढ़ाया और हम गेट से बाहर आ गए। कैसर खान वैसे भी शांत था और ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। मैं जानता हूं कि उसके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन उस वक्त मैं बेसमेंट में हुई घटना के बारे में सोच रहा था। तुरंत ही मेरे मन में गले में पड़े ताबीज का ख्याल आया, तो मैंने कहा, मुझे मुर्शिद की कब्र पर ले चलो कैसर खान। जय साहब, कैसर खान ने कहा और गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। मेरा दिमाग विचारों से भरा हुआ था। मुर्शिद के दिए ताबीज से मुझे कितना फायदा हुआ। मेरे हृदय में मुर्शिद के प्रति अपार श्रद्धा जागृत हुई। फिर मैंने दादी माँ के बारे में सोचा। ताई जान ने दादी माँ के बारे में जो खुलासा किया वो भी बड़ा अनोखा था। यह ऐसा है जैसे दादी माँ ने इस जीवन को जानबूझकर अपनाया हो। खैर, मेरे प्रति उनका व्यवहार बुरा नहीं था, लेकिन एक तरह से उन्हें मजबूर भी किया गया और वे खुलकर हमारे सामने नहीं आ सकते। फिर डॉक्टर इश्तियाक उसका इलाज क्या कर रहे हैं? डॉक्टर इश्तियाक के व्यक्तित्व के बारे में मेरे मन में यह विचार आया कि उनका बड़ा रहस्यमय व्यक्तित्व है और उन्हें इन स्थितियों का पूरा ज्ञान भी हो सकता है। बहरहाल, इन्हीं ख्यालों के बीच रास्ता तय हो गया था और मैं पहुंच गया कब्रिस्तान। मैंने कब्रिस्तान के अंत में दुकान से कई फूल और दीपक खरीदे और फिर मुर्शिद की कब्र पर गया और लड़कों से पानी मांगा। मुर्शिद की कब्र पर पानी डाला, फूल रखे, मोमबत्तियां जलाई और फिर फातिहा पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने कहा, मैं आपके प्यार और कृपा के लिए दिल से आभारी हूँ। इस ताबीज की मर्यादा आज मेरे मन में सही अर्थों में स्पष्ट हो गई है। जिस तरह से आपने मुझे देखा वह इनाम नहीं है, केवल अल्लाह ही आपको प्रदान कर सकता है। और मैं क्या कहूँ? कृपया मेरी बहन दानिया से प्रार्थना करें कि वह इनके झांसे में न आए और हो सके तो उसे कुछ ताबीज आदि दे दें। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं वहां से कुछ और तावीज़ लेने के लिए इतनी देर तक वहां क्यों रुका रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैंने विदा ली तो कैसर खान उठा और मेरे साथ चल दिया।
फिर अचानक कुछ दूर चलने के बाद मेरे मन में एक विचार आया और मैंने कैसर खां को ताई जी के घर गाड़ी ले जाने को कहा। कैसर खान ने चुपचाप गर्दन हिला दी। यात्रा जारी रही और थोड़ी देर बाद मैं ताई जान के आलीशान महल में दाखिल हुआ। वहां मैंने ताई जान की कार देखी। इसका मतलब था कि वह वापस आ गई थी। जब मैं कार से उतरकर अंदर गया तो एक नौकरानी मेरे पास आई। मैंने उनसे पूछा कि क्या ताई जान घर पर हैं? हाँ, वे ड्राइंग रूम में हैं, चलो। मैंने मन में एक दिलचस्प स्थिति के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया और ताई जान को एक पत्रिका पढ़ने में व्यस्त पाया। उनका चेहरा बिल्कुल पारदर्शी था। उन्होंने सफ़ेद रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। हालांकि वह लंबे कद और आकर्षक फिगर की मालकिन थीं। उस वक्त वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं। थोड़ी देर पहले जो रूप देखा था, यदि किसी अजनबी ने दोनों रूप की तुलना की होगी तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि थोड़ी देर पहले का भयानक रूप इस सुखद रूप में बदल गया है। उसने अपनी गर्दन उठाई और मेरी तरफ देखा और मेरे होठों पर एक हार्दिक मुस्कान फैल गई। मेरे पास इस तरह आने के बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। आओ बैठो, कैसे हो? ताई अम्मा की ये बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती थीं और उनके सामने सोफे पर बैठते ही मैंने तय कर लिया कि मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या घर में सब ठीक हैं? जी ताई जान, सब ठीक हैं। अच्छा, बेगम ने मेरे पास न आने की कसम खाई है। अच्छा साहब, एक बात बता दूं, घर से बाहर तो तुमने जिंदगी गुजारी है, पारिवारिक झंझट में क्यों फंस गए? मैंने आपकी हर तरह से मदद करने की पेशकश की है। उस दिन आप जिन लोगों से मिले थे वे इतने मददगार लोग हैं कि अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं और उनमें से किसी का सहयोग लेते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि इस तरह से भी लोग किसी की मदद कर सकते हैं। जबकि यह अलग बात है कि आप इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी ही उलझन में फंसे हुए हैं। साहब, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि आपकी गिनती पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में हो सकती है। पारिवारिक विवादों में न पड़े जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अपने भविष्य का निर्माण करो, महापुरुष कहलाओ और अपनी पीढ़ियों की रक्षा करो।